हेलो क्रशर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स थोड़ा ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी होती है और चीज़ों को याद रखना पड़ता है, तो उनको याद करना आप घबराना मत, क्योंकि इसमें लिमिटेड तरीके के ही क्वेश्चंस बनते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो इस वीडियो के बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बाद। उसके बाद हम देखेंगे कि एटम अगर क्रिस्टल में होता है तो किस तरीके से हमारे पास एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं। एनर्जी बैंड्स के बारे में हम डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करता है। इस पर भी बहुत सारे बार डायरेक्ट थ्योरी में सवाल पूछे गए हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसके बाद हम उसमें कुछ अगर डोपिंग कर दें तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर आ जाता है, हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर आ जाता है। ये सारी चीज़ें देख लेंगे। उनमें कैरियर कंसंट्रेशन, उस पर बेस भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास मास एक्शन लॉ आ जाता है। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास कंडक्टिविटी। अगर किसी सेमीकंडक्टर की बतानी है तो उस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें हम समझ भी लेंगे और उसके एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पी टाइप और एन टाइप को जोड़ दो तो कुछ नहीं होता है, एक्चुअली वो डिफ्यूज करके उनको बनाना पड़ता है। तो उसे बोलते हैं हम पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन किस तरीके से काम करता है वो भी समझ लेंगे। पीएन जंक्शन की बायसिंग कैसे की जाती है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ अ डायोड क्या होता है। उसके बाद डायोड के बहुत सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। डायोड्स ओमिक डिवाइस होते नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस डिफाइन नहीं होता, लेकिन डायनेमिक रेजिस्टेंस वहाँ पे डिफाइन होता है, उसको समझ लेंगे। डायोड्स में ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है, एवलांच और जीनर क्या होता है, सब समझेंगे। जीनर डायोड्स में क्वेश्चन एक ही तरीके के बनते हैं, वो भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। फिर हमारे स्पेशल पर्पस डायोड्स क्या होते हैं। हमारे पास फोटो डायोड होता है, हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड होता है, हमारे पास सोलर सेल होता है। तीनों को समझ लेंगे और हमारे डायोड्स खत्म। लेकिन डायोड्स का एक बहुत ही अच्छा यूज़ होता है रेक्टिफिकेशन में। पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बाद हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर्स। उसमें भी सेंटर टैप होता है, उसमें हमारे पास 4 डायोड को यूज़ करके जो होता है वो ब्रिज रेक्टिफिकेशन, वो भी हम समझ लेंगे। उसमें किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम आज करने वाले हैं। लास्ट इज ट्रांजिस्टर, जिसको देख के लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक्चुअली बहुत आसान है। ट्रांजिस्टर में 3 हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं, 2 हमारे पास पीएन जंक्शंस होते हैं, एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। किस तरीके से ट्रांजिस्टर काम करता है, किस तरीके से करंट्स के रेशियोज होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम कर लेंगे। बहुत सारे मैं उसके एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके आया हूँ। फिर हमारे पास आता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बना करके उसका जो सर्किट होता है उसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से की जाती है, हमारे पास वोल्टेज गेन क्या होता है, पावर गेन क्या होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स सबके करने वाले हैं। और लास्ट में हम देख लेंगे अगर ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह यूज़ करना हो तो बस बहुत ही सिंपल सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं होता है। उसका एक ग्राफ होता है, उसको देख लेंगे और यहीं पर हमारा सेमीकंडक्टर्स भी खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक बचता है लॉजिक गेट्स, नेक्स्ट सेशन में उसको भी कंप्लीट कर देंगे हम कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ। इस वीडियो के बाद आई एम श्योर आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है विद कलरफुल ग्राफिक्स। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है। पेन फिर से गिर गया है, पर फिर भी अच्छा सा म्यूजिक लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। देखो, याद करने की कुछ चीज़ें हैं। हमारे पास सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मेटल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, 10⁸8। अब देखो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन्स पर मीटर। तो ये याद रखने की बस वैल्यूज हैं, 10⁸8 से 10⁵5। और हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, 10⁻11, 10⁻19। तो मेटल्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, उनके बीच में कहीं आते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। इस रेंज में उनकी वैल्यू होती है, तो बस पता होनी चाहिए आपको चीज़ें। अच्छा, कंडक्टिविटी होती क्या है? कंडक्टिविटी होती है 1 रेजिस्टिविटी, या फिर आप रेजिस्टिविटी को बोल सकते हो 1 कंडक्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो यहाँ पर 10⁸8 हमारे पास कंडक्टिविटी थी साइमन पर मीटर, तो कितने हो जाएगा, 10⁻−8 हमारे पास ओम मीटर में रेजिस्टिविटी आ जाएगी। इस तरीके से रेजिस्टिविटी की भी वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पर हमारे पास मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच में ओवरलैप है, तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। बताओ यहाँ पर 10⁻3 थी हमारे पास साइमन पर मीटर, तो वो मेटल था या सेमीकंडक्टर था, ऐसी बातें कोई नहीं करता है। कि आपको बस ये मोटा मोटी पता होनी चाहिए हमारे पास रेंजेस किस तरीके की होती हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया है सॉलिड्स का। एटम्स इन ए क्रिस्टल।
तो देखो हमारे पास क्रिस्टल और इंडिविजुअल एटम में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? इंडिविजुअल एटम अकेला होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए उसका न्यूक्लियस उसको खींच रहा होगा, है ना। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल न्यूक्लियस इस तरीके से है। तो अगर हमारे पास और भी इलेक्ट्रॉन होते तो आपस में इनकी शील्डिंग इफेक्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन वगैरह की, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता, लेकिन फिर भी इसके इलेक्ट्रॉन पे इसी के सिस्टम के लोग अपनी अपनी फोर्सेस लगा रहे हैं, है ना। तो अपना जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके हिसाब से उसका एनर्जी लेवल हो सकता है अलग अलग ऑर्बिटल्स का, है ना। n=5 पे कुछ एनर्जी लेवल आ जाएगा, 6 पे कुछ एनर्जी लेवल आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर सेम मेरे पास बहुत दूर इस तरीके से एक और आइडेंटिकल एटम होगा तो जो एनर्जी लेवल्स हमें यहाँ देखने को मिलते थे वही एनर्जी लेवल्स हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम न्यूक्लियाई है यहाँ पर, है ना। सेम इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम शील्डिंग इफेक्ट हो रहा होगा, सब कुछ सेम हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी के लेवल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, अब उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो डिस्क्रीट लेवल होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे अगर मेरे पास n=1 की मैं बात करूँ तो मेरे पास एनर्जी लेवल मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, ये है ना, n=1 हो जाएगा। ये n=2 हमारे पास हो सकता है यहाँ पर आ जाए n=2 इस तरीके से, n=3 यहाँ पर आ जाए। तो हाइड्रोजनिक एटम में हम देख भी चुके हैं हमारे पास n=4, अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, ये डिस्क्रीट वैल्यूज है, यानी फिक्स एक सिंगल वैल्यू हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स होते हैं तो यहाँ पे देखो ऑर्बिटल्स भी होते हैं हमारे पास, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल्स, तो उनके भी अलग अलग एनर्जी लेवल आ जाएंगे। तो हमारे पास इस तरीके से आ सकता है, देखो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ये है n=1 के लिए 1s का एनर्जी लेवल है। फिर n=2 में हमारे पास s भी होता है, p भी होता है ना, तो s थोड़ा नीचे हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा हमारे पास 2p। 3 में हमारे पास s p d इस तरीके से हो जाते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 3s 3p और 3d, इस तरीके से अलग अलग एनर्जी लेवल आ जाता है। फिर 4s हमें पता है यहाँ पे थोड़ा इससे नीचे आ जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। बट पॉइंट इज यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। डिस्क्रीट वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनर्जी लेवल्स, इसका मतलब कि हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो एक सिंगल वैल्यू होगी, ऐसा नहीं होगा कभी ऊपर है कभी नीचे, फिक्स्ड हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। लेकिन ये तो था हमारे पास सिंगल आइसोलेटेड एटम। अगर हम लैटिस में ले आए, लैटिस मतलब क्रिस्टल हमारे पास एक बना दिया, उसमें बहुत सारे आसपास में एटम्स होते हैं, तो वो एक दूसरे को भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। किस तरीके से वहाँ पर हमारे पास एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आते हैं उसको भी देख लेते हैं। एनर्जी बैंड्स, सॉलिड में एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, अभी हम उसको समझेंगे। इससे बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं आ सकते, खाली थ्योरी हमें समझनी होती है कि ऐसा होता क्यों है। देखो हमारे पास बहुत सारे इस तरीके से एटम्स होते हैं किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल की बात हो रही है, ये आइसोलेटेड एटम नहीं है। अब आपको देख के लगेगा सारे एटम तो आइडेंटिकल थे, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी सारे आइडेंटिकल होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पे जो एटम है और ये जो एटम की पोजीशन है दोनों यूनिक हैं। जैसे इसके ऊपर 2 एटम थे, इसके ऊपर भी 2 एटम थे, लेकिन इसके राइट में 2 एटम थे, इसके राइट में 2 एटम है, इसके इस तरफ 2 एटम है, इसके इस तरफ 3 एटम थे, तो सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। और जो बहुत ही बड़ा क्रिस्टल हमारे पास होता है, एटम के कंपैरिजन में तो बड़ा ही होता है, तो वहाँ पे अलग अलग बहुत ही माइन्यूट वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन सबकी पोजीशन यूनिक होती है। अगर हर एटम की पोजीशन यूनिक है तो उसके होने अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी भी पोजीशंस यूनिक होती है। जैसे इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसको आसपास जितने भी सराउंडिंग चार्जेस दिखने वाले हैं ना, इसके किसी भी सेम ऑर्बिट के जो एटम है इलेक्ट्रॉन है, उसको अलग अलग दिखाई देगा। तो बेसिकली सबकी एनर्जी लेवल थोड़ी थोड़ी कम या ज़्यादा ज़रूर होगी, एग्जैक्ट मैच होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है, ठीक। तो अब इसमें हम समझना क्या चाहते हैं, तो देखो यहाँ पर एक ग्राफ बनता है जो कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान से देखो इसमें क्या चीज़ें हैं। हमारे पास इस एक्सिस पर है एनर्जी, और नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव में होती है। अगर सब चीज़ें इनफाइनाइट दूर हों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल के इनफाइनाइट पे चला है तो उसको हम बोलते हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। फिर वो इससे बाउंड हो गया है तो फिर वो कुछ नेगेटिव में ही एनर्जी होगी। अब देखो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास मान लो कोई एटम इनफाइनाइट पे होता है ना, एटम अकेला है, आइसोलेटेड एटम है, इसको कहने का दूसरा तरीका क्या होगा कि भाई इनके बीच का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट कर दो। तो यहाँ पे देखो इस एक्सिस पे हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है,
अगर हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी कि वो एक आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम में हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, आइसोलेटेड एटम की बात है। तो अब अगर सभी आइसोलेटेड एटम हैं, उस पर्टिकुलर लेवल के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो सब में सेम एनर्जी लेवल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम उनको पास लाते आते हैं, बेसिकली उसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करते जाते हैं, बेसिकली हम क्रिस्टल बना रहे हैं, तो फिर हमारे पास हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग, इस तरीके से हम देखते हैं हर इलेक्ट्रॉन यूनिक हो जाता है। सबके एनर्जी लेवल्स भी यूनिक हो जाते हैं, किसी का थोड़ा बढ़ जाएगा, किसी का थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का हमारे पास मटेरियल है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल था, वही अब पास आते 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 वो अलग अलग लेवल्स में बढ़ जाता है ना, इस तरीके से। और इस पर्टिकुलर, अब देखो हमारे पास कोई भी क्रिस्टल होता है, इसके अंदर का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मैं तो नहीं सेट कर सकता, नेचर में है भाई, वो जो एलिमेंट है उसमें पर्टिकुलर क्रिस्टल में कुछ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आता है। तो जैसे इसकी बात करूँ, इसी वाले एग्जांपल की, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की कुछ वैल्यू है, नेचर में वो मिलती है, मुझे नहीं पता क्यों, उसके कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा है, कोई फिक्स वैल्यू रहेगी। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की हायर एनर्जी रहेगी, कुछ की लोअर रहेगी। फॉर सेम ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, जिनकी अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाओ तो डिस्क्रीट सेम वैल्यू होती, लेकिन क्योंकि वो एक लैटिस में है, तब किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो हमारे पास यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन की एक यूनिक एनर्जी लेवल हमें इस तरीके को देखने को मिलता है। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक इतने से छोटे से क्रिस्टल की बात करो तो उसमें कितने सारे हमारे पास मिलियंस बिलियंस हमारे पास एटम्स होते हैं। सबका अगर यूनिक हमारे पास लेवल है, तो होने में ये भी एक लेवल है फिक्स, लेकिन उसके नेक्स्ट लेवल जस्ट उसके इतना पास है कि आप इसको एक कंटिन्यूअस बैंड की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसके बीच में आपको हर वैल्यू का एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसको बोला जाता है एनर्जी बैंड। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, देखो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से है। फील करने की कोशिश करो, मान लो मेरे पास एक इतना बड़ा क्रिस्टल है, 1 मोल उसके अंदर एटम्स है, उसके अंदर हमारे पास लेट से 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 मोल एनर्जी लेवल्स होंगे। 2 इंटू कितना होता है अपना 6.23 इंटू 10⁻20 जो भी होता है, बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर आप इसको फील कर सकते हो, ये कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड बन जाता है हमारे पास इस तरीके से। जो सिंगल एनर्जी लेवल होना चाहिए था एक क्रिस्टल में, वही चीज़ बैंड्स में स्प्लिट हो जाती है। बस हमें ये समझना होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर होता है क्या है वो हम आगे देखेंगे, इसका फ़ायदा क्या है, इस एनर्जी बैंड्स का यूज़ किस तरीके से हम देखते हैं। एनर्जी बैंड्स हम सिलिकॉन के लिए देखेंगे, सेम चीज़ जर्मेनियम के लिए भी एप्लीकेबल होती है, कार्बन के लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है, लेकिन वो सेमीकंडक्टर नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम अभी डिटेल में देख लेंगे। अच्छा, आपको इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आते नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थ्योरी को बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ध्यान से समझ लेना। क्यों होता है ये तो ज़्यादा हम बता नहीं सकते यहाँ पर, इस लेवल पे हमारे काम नहीं आता है वो, है ना। लेकिन जो होता है हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके आते हैं, सारी चीज़ें भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन से। हमें पास देखो सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन्स में हमें मिलने वाले हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 14 के लिए देखो हम ऑर्बिटल वाइज लिखेंगे। हमारे पास पहले 1s2 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास s ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड में हमारे पास 2s2p6 है ना, s और p अलग अलग ऑर्बिटल में, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल यहाँ पे 2, 6 और 2 यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाकी हैं। तो वो कहाँ आएंगे, वो आएगा 3s2, और फिर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो आ जाएंगे p2। अब देखो इसमें हमारे पास होता क्या है, एनर्जी लेवल्स हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड एटम होता है तो उसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब ये हमारा मान लो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, तो जब ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी इधर, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर आइसोलेटेड एटम है, यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत दूर है, तो हम बोल सकते हैं हर एटम आइसोलेटेड है भाई, ठीक। तो यहाँ पर हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स देखने को मिलेंगे। इन सब में सबसे कम एनर्जी लेवल किसका होगा, वो होगा 1s का, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 1s इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद 2s और 2p। अब देखो वो n इज इक्वल टू 2 पर है, लेकिन s की एनर्जी कम होती है, p की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 2 यहाँ कहीं होगा, s यहाँ आ जाएगा, p यहाँ आ जाएगा, तो इसको भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2s और यह आ जाएगा 2p। अब उसके बाद हमारे पास आता है 3s एंड 3p। तो ये भी आसपास ही होने चाहिए थर्ड लेवल में,
लेकिन इसको मैंने थोड़ा दूर बना दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो, सिर्फ इसलिए मैंने उनको थोड़ा दूर बनाया है ना। ऐसा मत समझना बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस होता है। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाता है हमारे पास 3s और ये हो जाता है हमारे पास 3p। अब एक बात बताओ, हमारे पास एक सिंगल सिलिकॉन एटम लेकर के तो हम क्रिस्टल बनाते नहीं हैं। हमारे पास मान लो n, कैपिटल N नंबर ऑफ एटम्स है ना, टोटल n एटम्स हमने इस तरीके से लिख दिया। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सिलिकॉन के अंदर? एक एटम में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हमारे पास n एटम्स हैं तो 14n इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल हो जाएंगे। लेकिन हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अभी बात नहीं करनी है। मान लो मुझे सिर्फ 3s इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, तो 3s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो हमारे पास अगर n एटम्स थे तो यानी हमारे पास 2n टाइम्स 3s के एटम्स होंगे, है ना। 3s में हमारे पास कितने एटम्स हैं? 2n इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एटम्स नहीं इलेक्ट्रॉन, 2n इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं 3p की बात करूँ, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहाँ पे देखो हमारे पास एक एटम की बात करता तो 3p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन मेरे पास टोटल n एटम्स है तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2n इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और p ऑर्बिटल में देखो कैपेसिटी कितनी होती है, देखो यहाँ पे 3p 6 तक हो सकता है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करूँ कि 3p में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, टोटल 3p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। तो हमारे पास अगर एक एटम होता तो 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी, वहाँ पे स्पॉट था। n एटम है तो हमारे पास 6n इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हो सकते थे, लेकिन है कितने? सिर्फ 2n। तो हम इसको भी यहाँ पर लिखेंगे 2n इलेक्ट्रॉन्स इन 6n। अब इसको जितनी हमारे पास जगह है ना, इसको आप क्या बोलोगे? इसको कैपेसिटी बोल लो, आप इसको क्या बोलना चाहोगे? 6n स्पॉट बोल लो, पोजीशंस बोल लो, 6n एनर्जी लेवल्स हमारे पास यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझो, हमारे पास ये वाला जो बैंड है ना, अभी तो बैंड नहीं है, अभी तो ये सिंगल एनर्जी लेवल है। ये एनर्जी लेवल हमारा कंप्लीट है, ये फुल है, इसमें 2n इलेक्ट्रॉन है, 2n इलेक्ट्रॉन की ही बराबर वहाँ पर जगह थी। यहाँ पर 6n इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2n इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग एटम्स जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे उनको पास लाने लगते हैं। पास लाने लगते हैं तो एनर्जी बैंड्स की स्प्लिटिंग होती है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो क्या सिर्फ इन बैंड्स की स्प्लिटिंग होगी? नहीं, हर एक बैंड की स्प्लिटिंग होगी, है ना। इसकी भी स्प्लिटिंग होगी, 1s की भी। तो 1s की स्प्लिटिंग अगर हमें दिखानी है तो हम यहाँ पर लेट से कुछ इस तरीके से ये भी स्प्लिट होना शुरू होता है। 2s की भी स्प्लिटिंग होगी, 2p की भी स्प्लिटिंग होगी, और सबकी स्प्लिटिंग होती है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी बॉन्डिंग वगैरह हो रही है तो वो सब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से काम करते हैं, ये अंदर ही दबे रहते हैं, इनके साथ हमारा कोई इनकी हमें प्रैक्टिकल इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन स्प्लिटिंग वहाँ भी होती है, थोड़ी सी होती होगी, और उसको मैं इतना बना करके छोड़ देता हूँ। इसकी भी स्प्लिटिंग होने लगती है। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करते करते मान लो यहाँ तक आ गया हूँ, इस पर्टिकुलर इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस की कुछ तो वैल्यू होगी, है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 2 एंगस्ट्रॉम, मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू है। उस पर्टिकुलर लेवल पे अगर बात की जाए तो हमारे पास 3s जो कभी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता था, अब वो इस तरीके से बढ़ चुका है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा फुल था, उसमें 2n स्पेस होती थी, उसमें 2n इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स भरे भी हुए हैं। हमारे 3p की बात करो, 3p में भी एनर्जी लेवल की जगह अब वो एनर्जी बैंड बन चुका होगा, लेकिन ये एनर्जी बैंड पूरा कंप्लीट नहीं था। यहाँ पर 6n स्पेस थी और उसमें सिर्फ 2n इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पे देखो, मैंने इस तरीके से ब्लू कलर से यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है, बेसिकली ये ब्लू वाला पार्ट जो है हमारा फील्ड है, ये वाला हमारा एम्प्टी है। ऑलराइट, डिस्टेंस और कम करते जाओ और कम करते जाओ और कम करते जाओ, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास ये जो बैंड स्प्लिटिंग हो रही थी वो अब मर्ज कर जाते हैं। देखो, ये खुलते खुलते इस तरीके से आ गया, ये वाला इस तरीके से आ गया, यहाँ पर हमारे पास मर्जिंग देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो मर्जिंग होती है, इसका मतलब एनर्जी लेवल आपस में टच हो गए, लेकिन एनर्जी लेवल्स का संख्या कम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर कितने 2n थे, यहाँ पर 6n थे, तो टोटल हमारे पास 8n स्पॉट थे, किसमें? थर्ड ऑर्बिटल में। वो 3s और 3p दोनों मिला लो तो भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाऊँगा तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे उन सब की संख्या को आप काउंट करोगे तो कितने आने वाले हैं? वो
8n। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो यहाँ पर भी थे 2n, यहाँ पर भी थे 2n, तो हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8n जगह है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल पे, तो इसीलिए वो नीचे वाले 4n को वो फिल कर लेता है, ऊपर वाले 4n हमारे पास खाली रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखा। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन था वो नीचे यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। ओके, अब इसके बाद और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हम कम करते जाते हैं तो बैंड्स फिर से स्प्लिट हो जाते हैं। अब वो क्यों होते हैं वो सब हमारे स्कोप से बाहर है, तो उसकी डिटेल में मत घुसना, लेकिन ऐसा नेचर में ऑब्जर्व किया गया है। जो बैंड अभी पहले ओवरलैप हो रहे थे और वो फिर से उनके बीच में गैप आने लग जाता है। हमारे पास ऊपर की तरफ अब देखो 4n स्पॉट्स यहाँ पे बचते हैं, है ना। कितने स्पॉट बचेंगे अगर मैं इस जगह की बात करूँ? यहाँ पर मुझे बहुत सारी एनर्जी लेवल्स देखने को मिलेंगे और इनकी टोटल संख्या कितनी होगी? ये हो जाएंगे हमारे पास 4n। सिमिलरली हमारे पास नीचे भी इस तरीके से कुछ एनर्जी लेवल्स आएंगे और इनकी टोटल संख्या कितनी है? ये भी है 4n। देखो टोटल हो जाता है हमारे पास 8n। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? यहाँ पे 2n थे, यहाँ पे 2n थे, टोटल थे 4n इलेक्ट्रॉन्स। वो चार तो नहीं है, 4n इलेक्ट्रॉन्स इन नीचे वाले 4n में आ जाएंगे, ऊपर वाला एम्प्टी रह जाएगा। तो इस चीज़ को समझना हमें ज़रूरी है, एम्प्टी 4n स्पेसेस। और ये हमारे पास है टोटल फिल्ड, दिस इज फिल्ड 4n इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें सब में हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो बस हमें यही समझना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास हमारे पास क्या बन चुके हैं? बैंड। एक बैंड ये है, दूसरा बैंड ये है। ये कंप्लीटली एम्प्टी है, ये कंप्लीटली फिल है। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ एनर्जी का गैप आ चुका है। अगर ये गैप बहुत कम होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी अपने टेम्परेचर में जितनी भी एनर्जी होती है वो एनर्जी लेकर के इस तरीके से ऊपर आ सकता है। वो ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर देखो बहुत सारे इस तरीके से एम्प्टी एनर्जी लेवल्स हैं, तो वो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो टेम्परेचर के कारण अपनी एनर्जी होती है उसके कारण इधर उधर जा करके कहीं भी वो जा सकता है ना। तो वो अलग अलग एटम्स पे बेसिकली जा रहा है, तो इसका मतलब अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। अगर वो यहाँ से ऊपर चला गया तो यहाँ पर उसके कारण एक वैकेंसी बच जाती है जिसको हम होल बोलते हैं, उसको भी हम डिटेल में भी देख लेंगे। और अब वहाँ पे होल आ गया तो इधर का इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर भी कंडक्शन फिर होने लगता है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए तो हमारे पास कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, हम बोलेंगे कंडक्टिविटी बढ़ गई है। लेकिन ये गैप अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा ऊपर। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि वो एक इंसुलेटर है, उसमें कंडक्ट कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पर होता है, जिस वक्त हमारे पास ओवरलैप है, तो उस वक्त देखो थोड़ी सी भी एनर्जी लेगा तो वो यहाँ पे आ सकता है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर के हिसाब से, एक टेम्परेचर के हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो अगर यहाँ पे तो हमें पास कोई गैप ही नहीं है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले जो हमारे पास एम्प्टी एनर्जी लेवल से उसमें चला जाएगा और वहाँ पे बहुत अच्छा कंडक्शन होता है। मेटल्स में भी इस तरीके से कंडक्टिविटी देखी जाती है, इसलिए वहाँ पे काफ़ी हाई कंडक्टिविटी होती है। अगर हमारे पास कहीं यहाँ पर आती है ऑब्जेक्ट तो फिर वो क्या आता है? वो मटेरियल सेमीकंडक्टर कहलाता है। अगर कहीं यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर एनर्जी गैप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन जब नहीं कर पाते तो वो इंसुलेटर कहलाते हैं। तो यही होती है हमारी एनर्जी बैंड्स एंड हमें बस इतना ही समझना था। तो आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए। ये जो एक्सिस है ये होता है हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये होता है हमारे एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे जब इनफाइनाइट डिस्टेंस था। उसके बाद आप पास आते जाओगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करते जाओगे तो स्प्लिटिंग शुरू होती है। लोअर ऑर्बिटल्स में भी स्प्लिटिंग होती है लेकिन वो हमारे काम की नहीं है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से एक जगह पे हमारे पास ओवरलैप होना शुरू हो जाता है। ओवरलैप होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी से लोअर वाले में आ जाते हैं, उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फिर से रीस्प्लिटिंग देखने को मिलती है, कारण हमारे स्कोप से बाहर है, क्यों होती है? और फिर हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन सारे नीचे वाले में आ चुके हैं, ऊपर वाला खाली रह गया। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जा पाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन का बीच ये बेसिकली एनर्जी गैप कम है तो वो सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा, हमारे पास फिर वो इंसुलेटर कहलाता है। दिस इज एनर्जी बैंड्स, हमें बस इतना ही समझना है। ये था सिलिकॉन। अगर आप जर्मेनियम की बात करोगे तो ये बेसिकली यहाँ पर ये 3p ऑर्बिटल हो जाएगा और यहाँ पर 4s2 और 4p2 इस तरीके की चीज़ देखने को मिलती है। एग्जैक्ट सेम चीज़ वहाँ पर भी होती है। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए।
एनर्जी बैंड्स हमने देख लिया था कि हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं, वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं और फिर ओवरलैप होता है हमारे पास, कभी ओवरलैप होता है, कभी उनके बीच में गैप आ जाता है। तो इसमें देखते हैं अलग अलग कंडीशंस किस तरीके की बन सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं, एक होती है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, जिसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है हमारे पास, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो हमारे पास इस तरीके से बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड बन जाता है। ठीक, अब देखो इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अब सिलिकॉन की बात नहीं करेंगे। सिलिकॉन के केस में हमें क्या देखने को मिला था, इस तरीके से होता था कि भाई ऊपर वाला पूरा जो वैलेंस बैंड है वो पूरा, सॉरी ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होता है वो पूरा खाली था, वैलेंस बैंड पूरा फुल था। हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। मान लो सिलिकॉन की बात ना करें तो हमारे पास हो सकता है कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो। इस केस में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी एनर्जी लेकर के अपने ऊपर जो एम्प्टी स्पेस है उसमें जा सकता है। अब वो फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन हो गया, वो बड़ी आसानी से मूव कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कंडक्टिविटी आ जाती है, यहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो वो भी कंडक्टिविटी करा सकता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कंडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ये पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड का केस होता है जो कि मेटल्स में देखा जाता है। मेटल्स में एक और तरीके से चीज़ देखी जाती है, अगर हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ओवरलैप है, वही उनकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ऐसी होती है भाई कि ऐसा आ रहा है, कुछ कर नहीं सकते हम। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी का गैप ही नहीं है, तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। अगर वो चला जाएगा तो वो फ्रीली मूव कर सकता है और यहाँ पर भी काफ़ी हाई कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। अगेन ये भी मेटल्स में होता है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास रीस्प्लिटिंग हो जाती है ना एनर्जी बैंड्स की। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास कंडक्शन बैंड, ये क्या है कंडक्शन बैंड, और ये है हमारे पास वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच में अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है कि भाई देखो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अगर उससे बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रूम टेम्परेचर पे एनर्जी लेकर के ऊपर नहीं जा सकता, वो जा नहीं पाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह में ऑक्यूपाइड रहते हैं, फिक्स रहते हैं ना। यहाँ पर वो फ्रीली मूव कर सकता है अगल बगल, तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, कंडक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। वहीं हमारे पास फिर आते हैं सेमीकंडक्टर, जिसमें एनर्जी बैंड में गैप तो होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर ना जा पाए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऊपर इस तरीके से चले जाते हैं। जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, अच्छा इसको बनाने का भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा तरीका होता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ये रहे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऊपर चले जाएंगे। एक्चुअली ये ऊपर और नीचे ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता, ये तो खाली रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तब जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचते हैं होल्स, इस तरीके से उनको दिखाया जाता है ना। ये हमारे पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये ऊपर चला गया, यहाँ से भी ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अब देखो ये बैंड में भी ऐसे ऐसे फ्लो नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे फील मत करना कि ये एक पाइप था अभी इलेक्ट्रॉन इधर बह जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता चल गया कि अब कंडक्शन बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए जो फ्री टू मूव है, तो ये कंडक्टिविटी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कुछ होल्स क्रिएट हो गए हैं, और होल्स को भी अभी हम देखेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं और वो भी अब यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे खास बात क्या है, जितने यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही यहाँ पर होल होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही यहाँ पर होल होंगे। तो ये सब चीज़ें अभी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे। अब इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बताओ इनमें से किस में अच्छी कंडक्टिविटी होगी। तो भाई इसमें अच्छी कंडक्टिविटी होगी, इसमें अच्छी कंडक्टिविटी होगी, इसमें बिल्कुल कंडक्टिविटी नहीं होगी, इसमें, इसको हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सेमीकंडक्टर, क्योंकि देखो हमारे पास जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप आपको अगर मान लो यहाँ पे दिया जाएगा कि इसके बीच का एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, या फिर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, या फिर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो हमें पता चल जाएगा ये डेफिनेटली एक इंसुलेटर है, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये एक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा, इसको भी हम इंसुलेटर की कैटेगरी में डाल देंगे। जब भी एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा हम बोल देंगे वो एक इंसुलेटर है। हमारे पास जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप आता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोला जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए यही चीज़ होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफ़ी स्पेशल वैल्यूज़ हैं, इनको आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी। तो हमारे पास 2 बैंड्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स, हमने देखा था, एक नीचे वाला बैंड होता है, एक ऊपर वाला बैंड होता है। ये क्या होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये होता है हमारा वैलेंस बैंड।
और ये हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड होता है, ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब आइडियल सिचुएशन हो। हमारे पास बात हो रही है, क्लियरली लिखा है रूम टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर होता है इसलिए क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऊपर आ जाते हैं, तो कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता है ना, तो ये इस तरीके से नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पर कुछ होल्स हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके होते हैं, ठीक है। द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। यस, तो यहाँ पे देखो पार्शियली एम्प्टी हो चुका है, ये पार्शियली फिल हो चुका है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। तो ऐसा भी नहीं होता है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, देखो यहाँ एक दो वैकेंसी आ चुकी है, ये भी नहीं होगा। एंड द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, तो अगेन वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड नहीं था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर निकल चुके हैं। हमें बस यही समझना था, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाता है। इसी तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन, तो यहाँ पे सोचने की बात ही नहीं, एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन इंसुलेटर, सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होती है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये डेल्टा टी की छोटी सी रेंज के लिए वैलिड होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। छोटी सी रेंज में हम लीनियरिटी देख लेते हैं। अल्फा हमारे पास कोफिशिएंट आ जाता है और उसकी वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं, अल्फा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं इंसुलेटर्स के लिए। इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट हम मान के चलते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाए टेम्परेचर के साथ तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसमें हम नॉट एप्लीकेबल, ये चीज़ की हम बातें ही नहीं करेंगे। फिर देख लेते हैं मेटल्स में क्या होता है। तो मेटल्स में हमारे पास कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में इस तरीके से ओवरलैप होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास कुछ नया फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे सेमीकंडक्टर्स में क्या होता था, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कुछ और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जंप कर जाते हैं, तो हमारे पास कंडक्शन के लिए थोड़े और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और थोड़े ज़्यादा और होल आ जाते हैं। तो ऐसे में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम होती है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी कम हो रही है, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो ऐसा देखा गया है सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है और इसीलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा अल्फा नेगेटिव भी हो गया, तो इस पर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑलराइट, अच्छा इसमें और एक चीज़ समझो, अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन कर दी जाए, एब्सोल्यूट 0, तो यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो ऊपर चला जाए। तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे रहेंगे, ये हमारा जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा और ये कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा। अब यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर कंडक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पर पूरा का पूरा फुल है, एक भी होल नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी कंडक्टिविटी नहीं हो सकती, इसका मतलब कंडक्टिविटी 0 हो जाएगा, इसका मतलब रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये लिखा देखो, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो इस पे बेस भी सवाल पूछे जा चुके हैं। मेटल्स में देखो क्या होता है, मेटल्स में हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ओवरलैप होता है। तो हमारे पास वो वाली सिचुएशन नहीं है कि यार टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कुछ और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और उसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी इस तरीके से जितनी बढ़नी थी वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है ना। यहाँ पे टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं है हमें, लोग बड़ी आसानी से ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा फिनोमेना एक काम आता है कि भाई हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन का देखो इस तरीके से ब्राउनियन मोशन होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके रैंडम मोशन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ज़्यादा रैंडम मोशन होगा तो ज़्यादा इधर उधर उनकी टक्कर होंगी और टक्कर ज़्यादा होंगी तो फिर इफेक्टिवली रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बेसिकली वो हीट इधर उधर डिसिपेट करते थे। तो ऐसे केस में हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के कारण हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ऐसे में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। अगेन आपने सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा कि एब्सोल्यूट 0 पर सुपर कंडक्टिविटी आती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू एब्सोल्युटली 0 हो जाती है। तो इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बन सकते हैं, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए है भाई, सेमीकंडक्टर्स, नेगेटिव किसके लिए है, मेटल्स, टी इक्वल टू 0 केल्विन पे रेजिस्टेंस किसका इनफाइनाइट होता है, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टिविटी किसकी इनफाइनाइट होती है, बेसिकली रेजिस्टेंस किसका 0 होता है, मेटल्स का। तो इस तरीके से यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। By increasing the temperature, the specific resistance यानी resistivity of a conductor and a semiconductor। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हमारे पास कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी
सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, तो हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली। सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स फाइनली हम देखने वाले हैं। देखो, हमें जो सेमीकंडक्टर्स पढ़ने हैं ग्रुप 4A के होते हैं, जैसे हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को मोस्टली पढ़ते हैं। वैसे तो सेमीकंडक्टर्स ऑर्गेनिक भी बनाए जाते हैं, पता नहीं अलग अलग तरीके आते हैं। हमें सबसे बेसिक चीज़ें पढ़नी है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, टिन भी एक हमारे पास सेमीकंडक्टर की तरह काम कर सकता है। कार्बन भी कर सकता होता, लेकिन कार्बन नहीं कर पाता क्योंकि उसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाता है। कार्बन में भी कौन सा वाला कार्बन? डायमंड की हम बात कर रहे हैं, जो 4 बॉन्ड बनाता है। हम सिर्फ उनकी बात करते हैं जो 4-4 बॉन्ड बनाते हैं। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाने वाला है, जर्मेनियम 4 बॉन्ड बनाने वाला है, टिन 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है। डायमंड फॉर्म में, ग्रेफाइट फॉर्म में वो एक कंडक्टर हो जाता है ना, वो अलग चीज़ है। कार्बन जब पढ़ेंगे तब वो चीज़ समझेंगे, राइट। तो दिस इज नॉट आउट ऑफ स्कोप अभी के लिए। देखो, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? जो हमारे बेसिक चीज़ होती है या मूलभूत, उसका मतलब होता है वैसे तो हिंदी में। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अगर प्योर है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको बोला जाएगा। ग्रुप 4 एलिमेंट्स होते हैं और इनके बीच का जो एनर्जी का गैप होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। एक्सट्रिंसिक मतलब इसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, उसमें कुछ डोपिंग हम कर देते हैं। तो डोपिंग मान लो इसमें हम करेंगे, किसकी करते हैं? या तो ये मिला दिया, थोड़ा सा ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, या फिर ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। जर्मेनियम भी मिला सकते हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्यों नहीं होगा? हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि अगर ये 4-4 बॉन्ड बना रहा था, 1 2 3 4 अपने चारों तरफ, तो दूसरा भी अगर 4-4 बॉन्ड बना लेगा तो फिर गेम चलता रहेगा। लेकिन अगर मैंने मान लो फास्फोरस या आर्सेनिक डाला है, तो इसके पास देखो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है और वहीं से सारा गेम शुरू होता है। तो इसलिए ग्रुप 4 में अगर आप ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी मिलाते हो तो आपको एक अलग टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है, और ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी मिलाते हो तो आपको अलग टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। हमें बस यही चीज़ें समझनी होती हैं। अगर हम ग्रुप 5 का इसमें मिला देंगे तो देखो, इसकी तो 4 बॉन्ड बना सकता है ये, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इससे बनता है हमारे पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर। कैसे होता है सब डिटेल में समझेंगे। अगर हम ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो वहाँ पर उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास एक होल है जो फ्रीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पर होल अब पॉजिटिवली चार्ज हम मानते हैं उसको, तो वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। इसमें ये मिला दोगे, इसके पास 4 से 1 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ये मिला दोगे तो इसमें 4 से कम होता है, तो यानी कि पॉजिटिव यानी पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। इस पे बेस भी सवाल पूछे जाते हैं। और अगर दोनों मिला दिए तो फिर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट भी करने लग जाते हैं। वो सब चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो देखो, ये डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे सेम ग्रुप में आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और ये टिन की भी बात कर लो तो इन सभी में हमारे पास 4-4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चारों जो एलिमेंट्स हैं 4-4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक। Their valence and conduction bands are separated by energy band gaps represented by energy gap for carbon, energy gap for silicon, energy gap for germanium respectively, ठीक है। तो हमने देखा था सबके बैंड स्प्लिट होते हैं और सबके बीच में कुछ एनर्जी गैप आ जाएगा। हमें बताना है इनमें से कौन सा रिलेशनशिप ट्रू है। तो देखो, इसको किस तरीके से समझेंगे। हमारे पास देखो, अगर मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करूँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कार्बन के लिए वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा n=2, सिलिकॉन के लिए वो हो जाता है n=3, और हमारे पास जर्मेनियम के लिए होता है n=4, और हमारे पास अगर टिन की बात करी जाए तो वो n=5 आ जाएगा, ठीक। अब देखो, सभी में स्प्लिटिंग होती है। वो जो हमने ग्राफ देखा था ना, इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, फिर ओवरलैप हो जाते हैं, फिर रीस्प्लिटिंग हो जाती है। क्योंकि कार्बन में n=2 है और न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो वहाँ पे स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होती है, और उसके कारण हमारे पास जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो हमारे पास यहाँ पर यही ट्रेंड आता है कि डेल्टा ई जी की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन के लिए वो वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर सिलिकॉन आएगा,
फिर जर्मेनियम आएगा और फिर उसके बाद टिन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन के बीच में वो गैप एक्चुअली इतना ज़्यादा होता है कि ये हमारा बन जाता है इंसुलेटर। और इसमें हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं, जब कार्बन 4 हमारे पास बॉन्ड्स बनाता है, यानी कि वो डायमंड अगर है तो डायमंड इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। फिर ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बाकी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का ऑर्डर आने वाला है। इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, अब आप देखोगे तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है, इसलिए ए बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखो उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना करके भी पूछा जा चुका है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें तो दोनों ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4-4 बॉन्ड वो बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सिलिकॉन है मान लो इस तरीके से, तो ये 4 उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगल बगल के 4 सिलिकॉन से उसने देखो इस तरीके से बॉन्डिंग कर ली, इस तरीके से बॉन्डिंग कर ली, इस तरीके से बॉन्डिंग कर ली, अपने अपने ऑक्टेव पूरे करके वो बैठे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, वो मैं एनर्जी कहाँ से देता हूँ, मैं नहीं देता हूँ, थर्मल एनर्जी जो है ना, उसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिली हुई होती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है। निकल के कहाँ जाएगा, अब वो निकल गया ना तो वो फ्री टू मूव है, वो इधर उधर कहीं पे भी मूव कर सकता है, वो इसके पास चला जाएगा, सिलिकॉन माइनस बच जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्री में कहीं मूव कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो हमारे पास यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पर एक होल बचता है, बेसिकली एक वैकेंसी बचती है जिसको हम होल बोलते हैं। तो हमारे पास एक बॉन्ड होगा, बॉन्ड को हम पहले तो एनर्जी मिलती है, कौन सी, थर्मल एनर्जी, और उससे हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है प्लस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको हम बोलते हैं हमारे पास एक होल आ गया। ठीक, अब ये वैकेंसी, अब देखो काम कैसे होता है, हमारे पास करंट ऐसे तो फ्लो नहीं होता रहता है ना, कोई भी मेटल है उसके अक्रॉस हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, साथ में हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था और एक वैकेंसी वहाँ पर मान लो क्रिएट हो गई है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस दिशा में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर जाएगा यहाँ से यहाँ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब भी चार्ज फ्लो होता है तो हमारे पास उसके कारण करंट आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर इस होल के ऊपर क्या होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और होल के ऊपर कुछ नहीं होगा, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके बगल में यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स तो लग रहा होगा, लेकिन वो यहाँ वैकेंसी देखेगा तो बोलेगा ओ मैं वैकेंसी पे कूद जाता हूँ। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं गया, ये तो था हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन था वो है। ठीक है, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी तक फ्री नहीं है, लेकिन इसको दिखता है यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, तो अब वो फ्री तो नहीं है, बहुत दूर तो नहीं जा सकता, लेकिन वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर वो वैकेंसी इस जगह आ जाती है। फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आ जाता है तो फिर इस जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से हम देखते हैं वैकेंसी मूव हो गई है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ वाला कोई इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर यहाँ वाला इधर आ जाएगा, फिर यहाँ वाला इधर आ जाएगा, फिर यहाँ वाला इधर आ जाएगा, फिर यहाँ वाला इधर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास वैकेंसी हम देखते हैं कि वो मूव कर रही है और हमारे पास इस तरीके से एक वैकेंसी का मोशन हो गया, उसको हम बोलेंगे वो एक होल इस तरीके से मूव कर गया। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही करंट आता है, तो करंट भी इधर आएगा, इसके कारण इलेक्ट्रॉन के कारण, होल के कारण भी करंट इधर ही आने वाला है। तो हमारे पास नेट जो करंट होता है, पहली बात तो लिख देंगे आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस आई ड्यू टू होल। और एक चीज़ बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं फ्री उतने ही नंबर ऑफ होल्स बनेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड से मेरे पास इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बनता है, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है ना, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ऐसी मैं बात कर रहा हूँ, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, यहाँ पे फिर अगेन कंसंट्रेशन है, और ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी उस मटेरियल की कि गिवन टेम्परेचर पर कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो जनरेट कर सकता है। करेक्ट, तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। करंट हम देखते हैं, करंट दोनों के कारण होता है।
अच्छा, इन दोनों से एक बात बताओ, किसका ज़्यादा आसानी से मूव कर सकता है? जैसे अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो वो अकेला है, वो खुद इस तरीके से मूव कर सकता है। होल्स की मैं बात करूँ तो होल्स में बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो होल्स को उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में थोड़ी मुश्किल ज़्यादा हो गई है ना। तो इफेक्टिवली हम देखते हैं, अगर मैं मोबिलिटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मगर इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे तो आपको उसको बराबर मानना है, बस थोड़ा सा ही उनके बीच में डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को भी अभी हम डिटेल में देखने वाले मोबिलिटी वाली कैलकुलेशन जब करेंगे। पर अभी फिजिकली समझ लो कि हमारे पास जो होल होता है वो थोड़ा कम मोबाइल होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा है हमारे पास कि 10⁸ एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है और कंटिन्यूसली जनरेट होते रहते हैं, है ना। तो कंटिन्यूसली जनरेट भी होते हैं और रिकम्बाइन भी होते रहते हैं। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे इस तरीके की एक कैलकुलेशन आ जाती है कि भाई इतने एटम में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर से होल आ रहा था और यहाँ से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो दोनों टकरा करके फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन तब तक कहीं और का इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी लेकर के निकल जाएगा और फिर एक और इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर काम करता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने बैंड डायग्राम बहुत बार देखा होगा। हमारे पास ये नीचे होता है, दिस इज हमारा वैलेंस बैंड, ऊपर होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं कंडक्शन बैंड में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर होल्स मूव करते हैं वैलेंस बैंड में। टेक्निकली देखा जाए तो होल क्या है? होल कुछ भी नहीं है। उसके अगल वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो हम बोलते हैं होल इधर चला गया, फिर और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा होल उधर चला गया। तो मूव तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, लेकिन समझने के लिए क्या बोला जाएगा कि होल्स मूव करते हैं यहाँ पर, और होल को हम लिखेंगे होल मूव्स इन वैलेंस बैंड, है ना। होल इन वैलेंस बैंड। ठीक, तो ये चीज़ हमें समझनी थी। दूसरी कुछ चीज़ें दिखते हैं। देखो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है ना, टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे हमारे पास। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, इसका मतलब हमारे पास कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हमारी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। और हम जानते भी हैं अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है सेमीकंडक्टर्स के लिए, ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 कर दूं, टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन कर दोगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की। तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल विल बी इक्वल टू जो हमारी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये होता है। और इसकी वैल्यू अगर आपसे कभी पूछ ली जाए, वैसे इस पे चांसेस बहुत ही कम है, तो इसकी वैल्यू होती है n0 e⁻⁻ डेल्टा एनर्जी गैप अपॉन के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो हमारा होता था वही है। ये फॉर्मूला आपको कभी पूछ लिया जाए तो याद होना चाहिए। इस तरीके से वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक, बात कर लेते हैं थोड़ा कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई म्यू। यहाँ पर एन क्या होता था? हमारे पास कंसंट्रेशन होती थी, ई होता था चार्ज, म्यू होती थी मोबिलिटी। अब हमारे सेमीकंडक्टर के केस में कौन सी वाली चीज़ को यूज़ किया जाए? तो देखो सेमीकंडक्टर्स के केस में इसकी वैल्यू बन जाती है। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिख दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस होल्स के लिए मैं लिख दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, चार्ज ऑफ होल उसको भी हम पॉजिटिव ई के बराबर ही चार्ज को मानते हैं, और मोबिलिटी ऑफ होल। अगेन यहाँ पे हमें पता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ होल, है ना। इक्वल टू भी मान सकते हो आप इसको अगर कुछ नहीं दिया है तो। और वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बड़ी होती है, तो मैं इस तरीके का कुछ साइन बना देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, बट स्लाइटली मोर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा रहने वाली है। तो बस यही कुछ चीज़ें हमें समझनी होती हैं। ये वीडियो पूरा देखना है तो अब आ जाओ क्रैश ऑफ लर्निंग ऐप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारे के सारे वीडियो स्ट्रक्चर्ड तरीके से वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, पूरी फिजिक्स की तैयारी हो जाएगी आपकी।
साथ में आपको वहाँ पे कलरफुल हैंडमेड नोट्स भी मिलते हैं जो कि एक्चुअली फ्री हैं। सारी की सारी पीडीएफ अभी डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? कोर्स पेज से। कोर्स पे जाओगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स पेज पे। तो सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, चाहो तो प्रिंट करा सकते हो या फिर आप चाहो तो हार्ड कॉपी को खरीद भी सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, जैसे ही हार्ड कॉपी प्रिंटेड कलरफुल नोट्स अवेलेबल होंगे। और साथ में ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वैसे अभी ऑल इंडिया रोड ट्रिप।